जय हिंद दोस्तों। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई आ रही होगी। पर मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पेपर में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। तो ये हमारी समग्र बैच की डिटेल है। वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। इन नंबर से कांटेक्ट करके आप बैच से जुड़ सकते हैं बाकी डिटेल्स लेकर। तो हिस्ट्री की वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप हिस्ट्री के एनालिसिस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। आपको तरीका पता ही है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि कुछ लोकल विंड्स के आपको नाम दिए गए हैं और बताना है कौन सा डॉक्टर्स विंड है। ठीक है, चिनूक, खमसीन, हर्मेटन और नॉरवेस्टर। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हर्मेटन। अब मैं आपको बताता हूँ इसे डॉक्टर्स विंड क्यों कहते हैं। देखिए, हर्मेटन की बात करें तो ये अफ्रीका वाला रीजन है और ये सहारा रीजन है। तो सहारा से ये फ्लो होकर आती है और ये जो हर्मेटन है वो ड्राई और डस्टी विंड है, जो कि सहारा ओवर द वेस्टर्न अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट आती है। इसे डॉक्टर्स विंड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ऑपरेसिव हीट और ह्यूमिडिटी से बचाता है, रिलीफ लेके आता है और हेल्थ में भी इसका सही असर पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीज़न है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स विन क्यों कहते हैं आपको समझ आ गया ना, क्योंकि ये रिलीफ देता है। चिनूक की बात करें तो चिनूक आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में है, राइट। अभी हम वन बाय वन इनको देखेंगे भी। खमसीन की बात करें तो ऐसे ही आप देख सकते हैं इजिप्ट वाले रीजन में, और जो नॉर्वेस्टर है वो न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आंसर इसका ऑप्शन सी है। और ये जो क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहे हैं कि लोकल विंड जो कि सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन सी की ओर आती हैं, तो अब ये आप अटेम्प्ट करिए। सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन की ओर आने वाले में से बोरा है, लू है, चिनूक है और सिरोको है। तो चिनूक अभी हमने देखा कि ये तो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद बच रहे हैं हमारे पास बोरा, लू और सिरोको। तो ये आप देखो साफ तौर से सिरोको समझ आ रहा है कि आंसर इसका सिरोको है। तो मैप से ही क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं। आंसर इसका ऑप्शन डी है। अगर आपको बेसिक मैप की भी क्लैरिटी है तो काम बन जाएगा। बाकी लू तो आप जानते हो इंडियन वाला रीजन, तो वह तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से बोरा भी आप देखो कि यूरोप वाला रीजन है। अगला देखिए, कौन सा लोकल विंड नहीं रिलेटेड है मेडिटेरियन सी में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में 2024 में। ऑप्शन है हमारे पास हर्मेटन, खमसीन, सिरोको और मिस्त्राल। तो मेडिटेरियन सी में हमने पढ़ा कि सिरोको है, खमसीन है, हर्मेटन है, राइट। सिरोको, खमसीन और हर्मेटन है, यानी मिस्त्राल नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो मिस्त्राल किस रीजन में? ये यूरोप वाले रीजन में है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये 10-20 अगर नाम आपको पता है जिनमें बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूँ। इस वाले रीजन में सिरोको, खमसीन और हर्मेटन देख रहे हैं हम खास तौर से। यूरोप वाले रीजन में आप देखो तो हैम है, मिस्त्राल है, उसके बाद फोन है, बोरा है। ये चार मेजरली पूछते हैं। और लिवांट रीजन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, चर्चा में रहता है। अगर आपको याद हो तो सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था लिवांट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में हम चिनूक देखते हैं, और नॉर्थर देखिए नॉर्थ ईस्टर ब्लिजार्ड, और इसके अलावा ये ब्यूरान याद रखिएगा रसिया वाले रीजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद शानदार है। इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि चिनूक के बारे में कौन सी बात गलत है। सीडीएस का क्वेश्चन है 2012 का। पहला ये लोकल विंड है, दूसरा ये ईस्टर्न स्लोप जो कि रॉकी माउंटेन्स है उसके ईस्टर्न स्लोप में जाकर ये डिसेंड करते हैं। तीसरा ये कि बहुत सारी बारिश खुद के साथ लाते हैं, और चौथा एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होते हैं। देखिए, जो चिनूक विंड है वो हमें पता ही है कि लोकल विंड है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये रॉकी माउंटेन के आसपास वाले रीजन में, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में है ना, अभी हमने ये देखा। बट अगर हम इसमें तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि वो अपने साथ बहुत सारी बारिश लेके आते हैं, तो ये बात गलत होगी। चिनूक विंड वार्म होते हैं, ड्राई विंड होते हैं, जो कि ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन में ब्लो डाउन होते हैं। अब ये डिसेंड करते हैं एज पर दी सेकेंड स्टेटमेंट। तो देखिए, अगर हाई अल्टीट्यूड से डिसेंड कर रही है चिनूक विंड, दैट मीन्स वो एडियाबेटिक वार्मिंग के प्रोसेस से गुजर रही है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी एयर डिसेंड करती है, नीचे की ओर आती है, तो हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण निचले लेटीट्यूड में वो कंप्रेस हो जाती हैं। इस तरह से बिल्कुल पास पास आ जाते हैं एयर के पार्टिकल्स, वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो क्या होता है, इस कंप्रेशन से एयर वार्म अप हो जाता है। तो कभी भी कोई एयर अगर डिसेंड कर रहा है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण वार्म अप हो जाएगा। तो बिफोर रीचिंग द ईस्टर्न स्लोप द एयर ओरिजिनली राइजेज ओवर द माउंटेन, कूल्स एंड लूजेज मच ऑफ द मॉइस्चर एज प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड। ठीक है, दो साइड बनते हैं ना,
तो विंडवर्ड साइड में हम ये चीज़ देखते हैं। तो बाय टाइम जब एयर डिसेंड करती है लीवर्ड साइड में, ऑलरेडी उनका मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है, जिससे चिनूक एक ड्राई विंड बन जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ये अपने साथ बारिश नहीं लेके आता, ये ड्राई विंड है, इनके पास मॉइस्चर की कमी है। एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता है, जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया तो ठीक, नहीं तो बस आसान भाषा में याद रख लीजिए कि जब भी एयर डिसेंड करेगी एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण गर्म होगी। अदरवाइज भी आपको पता है कि चिनूक एक ड्राई विंड है, तो बारिश कहाँ से लेके आएगी। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई। तो कौन सी हॉट एंड ड्राई नहीं है, ये आपको बताना है। हॉट एंड ड्राई नहीं है इसका मतलब कोल्ड है। ऑप्शन सिरोको, मिस्त्राल, खमसीन और चिनूक। तो अभी हमने पढ़ा, ये देखिए कि जो सिरोको, खमसीन वगैरह है, ये सारे इस रीजन में देखने को मिलते हैं, राइट। चिनूक भी हमने पढ़ा कि ये भी वार्म है, स्नो ईटर इसे कहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर क्या होगा, मिस्त्राल होगा। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। मिस्त्राल क्या है, कोल्ड एंड ड्राई है। ये देखो यहाँ पे मिस्त्राल है, ठीक है। और इसी के साथ ही आपको ये याद रखना है कि मेडिटेरेनियन सी और जो रोन वैली है फ्रांस की, उनमें ब्लो करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोल्ड लोकल विंड है, सेंता एना, चिनूक, मिस्त्राल या लू। तो लू जानते हो आप, इंडिया में लू सोचते ही हमारे दिमाग में वो गर्मी की छवि आ जाती है, गर्मी वाले दिनों की। फिर मिस्त्राल, चिनूक और सेंता एना में से क्या होगा। तो इनमें साफ तौर से हम समझ पाते हैं कि चिनूक भी जो है ये वार्म विंड है, वार्म लोकल विंड है। इसी तरह से जो मिस्त्राल है वो कोल्ड है और सेंता एना भी वार्म है। तो आप देखो ये सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी जो हमने क्वेश्चन किया कि कौन सी हॉट एंड ड्राई नहीं है या कौन सी कोल्ड है। दोनों का मतलब सेम ही है, एक ही बात है दोनों, तो इसलिए दोनों का ही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मिस्त्राल होगा। तो ये CAPF का क्वेश्चन था जो कि NDA में रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। ये आप पढ़ सकते हो, किस एग्जाम में पूछा गया है ना। हर क्वेश्चन के साथ मैंने लिख दिया है, सारे रिसेंट के ही क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट और नॉर्थ ईस्ट, इनमें आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप देखो यहाँ ऑप्शन में इन्होंने सिरोको भी दिया है, बट सिरोको का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की ओर है मोस्टली, बट जो हर्मेटन है वो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है खास तौर से। तो इस वजह से जो आंसर है वो यहाँ पे आंसर हर्मेटन के साथ हम जाएंगे, सिरोको के साथ नहीं। और ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा कहा है इन्होंने, तो सहारा के ये वाला रीजन सहारा है, तो सहारा के अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट में, तो ये वाला रीजन ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो खास तौर से इस वाले पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है हर्मेटन। अगला देखिए, यामो, ब्लैक रोलर, बाइस और हबूब, ये 4 दिए गए हैं, आपको मैच करना है कंट्री के साथ। तो NDA में ये पूछा गया है और इनमें अगर हम देखें तो क्या सही होगा। तो यामो जो है, नाम से समझ आ रहा है कि जैपनीज वर्ड लग रहा है, तो यामो जापान में ब्लो होता है। और जो ब्लैक रोलर है ये नॉर्थ अमेरिका में है, और बाइस जो है ये फ्रांस में, और जो हबूब है सूडान में। अब इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हबूब तो हमने पढ़ा है, ये देखिए हबूब है ना, ये सूडान वाले रीजन में है। और अगर हमें ये पता है कि हबूब सूडान वाले रीजन में, तो डी जाएगा 1 के साथ, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। इसके बाद हमारे पास बचा केवल 2 ऑप्शंस। तो इन 2 में अगर हमें पता है कि जो 22 है या फिर जो ब्लैक रोलर है, इन 2 में से कोई एक भी पता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो जो 22 है वो इस वाले रीजन में ब्लो होती है, फ्रांस में खास तौर से, ठीक है, मैप में लोकेटेड नहीं है। और इसमें हबूब जो है हमने देख ही लिया। ब्लैक रोलर की अगर बात करें तो ब्लैक रोलर इस वाले रीजन में खास तौर से अमेरिका में, ठीक है। तो अगर हम देखें आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन कौन सा, यामो जापान के साथ जाएगा, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका के साथ। तो ये हुआ 3 फिर 4, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, 3 4, उसके बाद 2 और 1। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चिनूक, फोन, सिरोको और मिस्त्राल, ये पूछा गया है CDS में 2011 में। तो चिनूक हमें पता है कि ये USA के रॉकी माउंटेन स्लोप में है ना, कई बार हमने पढ़ा। और सिरोको भी हमने पढ़ा कि ये नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में है। तो 2 और 1 कहाँ है, यहाँ पे है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी के चेक कर लेते हैं। तो जो फोन है ये नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ आल्प्स में है, और जो मिस्त्राल है ये सदर्न स्लोप ऑफ आल्प्स में है। बट इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 से ही हमारा काम बन जाता है, आंसर हमारा निकल कर आ जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। उम्मीद है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है।
चिनूक की बात करें तो ये रॉकी माउंटेन स्लोप्स ऑफ द यूएसए में देखने को मिलता है और ये वार्म ड्राई विंड है जो कि ब्लो डाउन होती है ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन में। जो फोन है वो नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स में, यानी ये एक वार्म ड्राई विंड है जो कि नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स में देखने को मिलती है। सिरोको एक तरह का हॉट ड्राई विंड है जो कि सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट होता है और सदर्न यूरोप में ब्लो होता है। और जो मिस्त्राल है ये कोल्ड ड्राई विंड है जो कि आल्प्स टू द मेडिटेरेनियन में ब्लो होती है, खास तौर से रोन वैली को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है फोन आल्प्स माउंटेन, दूसरा मिस्त्राल रोन वैली, तीसरा बोरा साइबेरिया और चौथा खमसीन इजिप्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो बोरा है वो साइबेरिया में नहीं बल्कि ये देखिए ये वाले रीजन में, यानी ऑब्वियस सी बात है यूरोप वाले रीजन में देखने को मिलेगा, एड्रियाटिक वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बिकॉज ये गलत है। फोन आल्प्स माउंटेन में है, मिस्त्राल रोन वैली में है और खमसीन जो है इजिप्ट में है। अगला देखिए, इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ द एड्रियाटिक्स, यानी एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न शोर में पूर्वी तटों पर एक ड्राई और कोल्ड विंड देखने को मिलती है जो माउंटेन से आती है। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बोरा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या, एड्रियाटिक सी के पास बोरा होता है। 22 ब्लिजार्ड मिस्त्राल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट लिवेच एंड घरबी। पहला कह रहे हैं ये कोल्ड विंड है जो कि ब्लो डाउन करती है फ्रॉम रोन वैली टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरा ये ड्राई डस्टी और हॉट विंड है फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन। तीसरा चिली और सिरोको सिमिलर सी विंड है और चौथा ग्रेगल और बोरा सिमिलर सी विंड है। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 2024 में। कर्नाटक वाले जो क्वेश्चंस हैं पीसीएस वाले, आप जानते हो कितने अच्छे क्वालिटी के हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ लेवल का है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये कोल्ड विंड है, क्या ये सही है? तो देखिए ये गलत है। ये ना मिस्त्राल विंड वगैरह आप देखो तो कोल्ड है, बट लिवेच घरबी दोनों के दोनों ही हॉट ड्राई विंड्स हैं जो सहारा वाले रीजन में फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन। तो इस वजह से पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं ये ड्राई डस्टी और हॉट विंड है फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टुवर्ड मेडिटेरेनियन, ये सही है। वैसे मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर पहला सही है दूसरा सही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले में कोल्ड कह रहे हैं दूसरे में ड्राई। एक ही तरह की विंड कोल्ड और ड्राई दोनों तो नहीं हो, कोल्ड और हॉट दोनों तो नहीं हो सकती, राइट। तो ए और बी साथ में वैसे कहीं दिख भी नहीं रहे जिन्हें हम एलिमिनेट करें, बट अगर ए और बी किसी ऑप्शन में होता तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं चिली और सिरोको सिमिलर सी विंड है। हाँ, ये बात सच है, दोनों हॉट विंड्स हैं और सिमिलर सी हैं। चौथा कह रहे हैं ग्रेगल और बोरा भी सिमिलर है। देखिए ग्रेगल जो है वो कोल्ड है, बट बोरा जो है वो भी कोल्ड है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इस जगह पे है कि जो ग्रेगल विंड है ये ब्लो करती है मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, बट जो बोरा है ये एड्रियाटिक सी वाले रीजन में ब्लो करती हैं। ठीक है, तो ये बात है, इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। तो हमसे गलत पूछा है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा ना, ए एंड डी, क्योंकि ये दोनों गलत हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। अगला देखिए, चिनूक क्या है। चिनूक आप जानते ही हो कि चिनूक विंड जो है पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट होती हैं, रॉकी माउंटेन के पास राइज अप करती हैं, और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि चिनूक विंड को वार्म एंड ड्राई विंड्स के रूप में हम देखते हैं। इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी होती है और स्नो ईटर ये कहलाते हैं, है ना। और इसमें जो पहला कह रहे हैं वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका, दूसरा कोल्ड विंड इन यूरोप, तो ये यूरोप में है ही नहीं, वेस्ट एशिया में है ही नहीं, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो इस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है आंसर करना एज पर दी ऑप्शंस। और ये CDS का क्वेश्चन है 2013 का। तो आप देखो हर तरह के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने अलग अलग स्टेट PCS और UPSC के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन को कवर कर लिया। समग्रा में भी हमने लोकल विंड्स वाले टॉपिक को कवर किया है पूरा, मैंने डेफिनेशन बताया, फिर टाइप्स वगैरह हमने डिस्कस किया था, और मैप के साथ फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े कंसेप्चुअल है। जैसे एक इन्होंने चिनूक वाला स्टेटमेंट दिया और पहले में पूछ लिया डोल्ड्रम्स के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं, और चिनूक विंड्स के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे इस टॉपिक से। तो अगला सवाल देखिए, नॉट कनेक्टेड थ्रू ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल, येलोनाइफ। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, बट ह्यूमन ज्योग्राफी में आप देखो तो इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है ट्रांस कैनेडियन के बारे में भी और ट्रांस साइबेरियन के बारे में भी विद मैप। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल हैं। आप देखो, ये देखिए वैंकूवर, ये ओटावा है, ये मॉन्ट्रियल है, ये सारे सिटीज़ मौजूद हैं इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन में, बट येलो नाइफ नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, बट इतना मैप से प्रिपेयर करके जा पाना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ये मेजर सिटीज़ भी नहीं है।
बट CAPF में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछा था ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो कि पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक चलती है, ये किस रीजन में क्रॉस नहीं करती है। बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो कॉकस रीजन यहाँ पे है। बट ये जो पूछ रहे हैं ट्रांस साइबेरियन, ये तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो बिल्कुल खास तौर से रसिया वाले पार्ट में है, राइट। तो कॉकस तो यहाँ है, कोई इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखिए, कौन सा शहर ट्रांस साइबेरियन रूट में लोकेटेड नहीं है। अब ये पूछा गया UPPCS में, बट ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। काजान, ओम्स्क, सोची और चीता, तो ये है सिटीज़, काजन, ओम्स्क, चीता और सोची नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो रेलवे लाइन से पूछे गए हैं और ख़ास तौर से ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस साइबेरियन इन पे पूछे गए हैं। बट देखिए NCERT से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, भले ही मैंने आपको ये सोर्स बता दिया, लेकिन NCERT लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद भी इन मैप्स को याद रख पाना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपने PYQs किया, रिवीजन किया है, तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सफोलिएशन इन रॉक्स कैन अकर ड्यू टू द फोर्सेज इंड्यूस्ड बाय कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर चेंज। तो ये 3 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और इसके बेस पे आपको आंसर करना है। देखिए, एक्सफोलिएशन के बारे में NCERT में दिया गया है, जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी वाली NCERT है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट है, ना कि प्रोसेस है। ये है वो रिजल्ट, ठीक है। रॉक्स इस तरह से हो जाते हैं, ओनियन स्किन वेदरिंग हो जाती है। अनियन जिस तरह से पील होते हैं ना, अनियन के जैसे ही ये भी पील हो जाते हैं। फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्ड शीट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स और बेडरॉक रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडिंग सरफेस। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये कैसे होता है, फिजिकल चेंजेस के कारण होता है। तो इसमें जो कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ये दोनों केमिकल चेंजेस है, इसलिए दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। टेम्परेचर चेंज एक तरह का फिजिकल चेंज है, ये इंक्लूड होगा। सो आंसर इज ऑप्शन C3 ओनली, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। और एक्सफोलिएशन एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, रॉक्स की पीलिंग हो जाती है फर्स्ट लेयर की। कौन सा हुगली का ट्रिब्यूटरी नहीं है, सॉरी कौन सा हुगली का ट्रिब्यूटरी है? पद्मा, जमुना, दामोदर और मेघना। तो ये आसान क्वेश्चन है। बैच में भी मैंने आपको ज्योग्राफी फाइनल की वीडियो दी थी, उसमें हमने सभी रिवर सिस्टम को बहुत डिटेल में समझा था। तो गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सोन, यमुना और दामोदर आती है। तो दामोदर आंसर होगा इसका ऑप्शन C। तो झारखंड में फ्लो करती है, झारखंड से स्टार्ट होती है खास तौर से, उसके बाद वेस्ट बंगाल जाती है एज पर दी मैप, जैसा कि हमने देखा। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दामोदर है, द्वारकेश्वर है, शिलावती है और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जो इस तरह से आकर हुगली को ज्वाइन करती हैं। ये मेन रिवर है, मेन स्ट्रीम है हुगली, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि किस एटमॉस्फेरिक लेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो लास्ट ईयर हमने ज्योग्राफी सेक्शन की एनालिसिस की थी, सेम कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पेपर की। उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेफ्ट रेट के बारे में, और ये टफ क्वेश्चन था। और इस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट रेट का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर जब ऊंचाई के साथ घटती है तो उसे लेफ्ट रेट कहते हैं, और नेगेटिव लेफ्ट रेट का मतलब होता है कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ती है, या इसे टेम्परेचर इन्वर्जन का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर नेगेटिव लेफ्ट रेट दिखाता है, यानी ऊंचाई बढ़ने में स्ट्रेटोस्फेयर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जबकि यूजुअली ऊंचाई बढ़ने पे टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे नेगेटिव लेफ्ट रेट कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। देन इसके ये PYQs NCERT में भी आप देखो तो उन्होंने पूरा इस तरह से डायग्राम बना करके समझाया हुआ है लेफ्ट रेट के बारे में कि कहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, कहाँ घटता है ना। और वो डायग्राम भी मैंने आपको सिखाया है ज्योग्राफी की क्लासेस में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप मेंस के आंसर में उस डायग्राम को ड्रॉ करें। तो लेयर्स को कैसे याद रखते हैं मैंने आपको सिखाया ही है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। बस आप उसे याद करिए और आपका काम बन जाएगा। यानी सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमें पता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, यानी पॉजिटिव लेफ्ट रेट को दिखाता है। लेफ्ट रेट समझ लो, लेफ्ट रेट इज द रेट जिस रेट से टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ घट रहा है। जैसे हर 1000 मीटर पे हम कहते हैं कि 6.5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो इसे ही लेफ्ट रेट कहते हैं।
तो ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, तो मैं माइनस लिख रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है, नेगेटिव लेफ्ट रेट को दिखाता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। मीजोस्फेयर में अगेन हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव लेफ्ट रेट है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटने लगा है। तो हमारे आंसर में स्ट्रेटोस्फेयर जरूर आएगा, बिकॉज इन्होंने पूछा इंक्रीजेज विथ हाइट, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए, तो ये भी गया ये भी गया, बिकॉज इन दोनों में ही स्ट्रेटोस्फेयर है। अब बचे मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो हम देख पा रहे हैं कि मीजोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, हमें तो बढ़ने वाला बताना है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो यही बेसिक सा तरीका है, अप्रोच है। और देखिए, अगर आपके इन क्वेश्चंस में गलतियां हो रही हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की नीड है। अगर आप बैच में तो वीडियोस अगेन देखिए, और क्योंकि ये क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स होने चाहिए, मतलब इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट पैसिफिक ओशन में नहीं है? नाजका, कोकोज, जुआन दे फूका और स्कॉटिया। तो ये देखो पैसिफिक प्लेट, और इनमें हम देखते हैं कि नाजका है, कोकोज है और जुआन दे फूका है, यानी आंसर जो है हमारा स्कॉटिया होगा, ऑप्शन डी। प्लेट्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम रिविजिट कर लेते हैं क्विकली। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये प्लेट्स के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये है, कौन सा माइनर प्लेट नहीं है? और ऑप्शन है हमारे पास कोकोज, नाजका, कैरोलिन और अंटार्कटिका। तो आप जानते हो अंटार्कटिका जो है ये एक मेजर प्लेट है, ठीक है। कौन सा मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है? सऊदी अरेबियन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग और पैसिफिक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी जो सऊदी अरेबियन प्लेट है ये माइनर है, ना कि मेजर, ठीक है, ये माइनर प्लेट है। उसके बाद इसमें इन्होंने पूछा कौन सा माइनर नहीं। तो आप देख पा रहे हो एक तरह का खास पैटर्न ये अप्लाई करके पूछते हैं हर तरह के पेपर में, तो इसे हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्लेट्स वगैरह, क्योंकि बहुत ही सिंपल है इन चीज़ों को याद रखना, और इन्हें रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये हर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो एनडीए में पूछा गया है, सीएपीएफ में पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम्स में एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सिविल सर्विस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना, बिकॉज यही क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते हैं, खास तौर से ज्योग्राफी में जो बहुत अच्छे से डुएबल होते हैं। दैट मीन्स 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी है अगर सूरज और पृथ्वी की, तो आपको बताना कौन सी पोजीशन है। देखिए 147 है, यानी ये तो पास वाली पोजीशन है। अगर 153 रहती तो दूर वाली रहती, तो पास वाली के लिए हम बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है, और दूर के लिए बोलते हैं एफिलियन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये भी आसान है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने हर जगह पे एनसीईआरटी की इमेज लगा दी है, ताकि आप बार बार इस बात को समझ लें और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लें। तो इसमें देखिए ये 4 जुलाई की डेट बता रहे, जब फारदेस्ट होता है सन हमारे हाथ से 152 से 153 बिलियन किलोमीटर के बीच। और इसी तरह से हम 3 जनवरी को देखते हैं कि हमारे सन के नियरेस्ट होता है, जिसे हम पेरीहीलियन कहते हैं। पेरी यानी पास होता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो सीडीएस में पूछा गया था 2016 में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहे हैं अर्थ नियरेस्ट होता है पेरीहीलियन में, तो नियर का मतलब पास होता है, यानी पेरीहीलियन सही है। उसके बाद फारदेस्ट कह रहे हैं पेरीहीलियन में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर फारदेस्ट कह रहे हैं यहाँ पे एफिलियन में, ये हो सकता है। फिर नियरेस्ट कह रहे हैं एफिलियन में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, नियरेस्ट तो पेरीहीलियन में होना चाहिए। तो डेट भी चेक करने की नीड नहीं है। वैसे ये दोनों डेट्स मेरे ख्याल में बिल्कुल सही हैं, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं। पेरीहीलियन की जो पोजीशन है वो 3 जनवरी में, और जो एफिलियन की पोजीशन है 4 जुलाई में देखने को मिलती है, ठीक है। सो आंसर क्या है? पहला और तीसरा सही है, सो आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप जानती हो, ये आप अटेम्प्ट करिएगा। ये हमने कई बार डिस्कस किया, 8 से 10 बार ये पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा विद डिटेल। आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कौन सा एसोसिएटेड नहीं है झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, स्लेश एंड बर्न और शिफ्टिंग। तो ये तो आसान है, अगेन ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व नहीं करते हैं, ये डिफॉरेस्टेशन से खास तौर से जुड़ा हुआ है। इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन में क्या होता है, एक जंगल को साफ किया जाता है, उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, जो जैसे ही उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है तो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं लोग। तो ये पर्यावरण के हिसाब से अगर हम देखें तो सही नहीं है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी हम इसे कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, और डिफॉरेस्टेशन से ये जुड़ा हुआ है। एनसीईआरटीज़ में सारी चीज़ें हैं, 10th क्लास की ज्योग्राफी में आप देखोगे तो
ये सारी आसान सी बातें हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स इसके साथ है। झूम जिसे हम स्लेश एंड बर्न कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे और भी कुछ बातें हैं। देखिए झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, जैसे असम मेघालय वगैरह में हुआ है, और पूनम कहते हैं केरला में, पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, और बेवार मसन पेंडा मध्य प्रदेश में कहते हैं। तो ये इनके कुछ नाम हैं। और कुरुआ कहते हैं झारखंड में, ये ज़्यादा पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा। और बाकी कंट्रीज़ में क्या कहते हैं, तो मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, और रोका कहते हैं ब्राज़ील में, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, ये भी ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया मलेशिया में खास तौर से, और वियतनाम में रे कहते हैं। तो ये CAPF में पूछा गया था। तो हमें पता ही है मिल्पा मैक्सिको में, लदांग मलेशिया में, रोका ब्राज़ील में, मजोले ज़ायरे में। तो इसके अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए। ये थोड़ा आई गेस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बट हमें आंसर से मतलब है। हमें पता है कि मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, लदांग मलेशिया में, रोका ब्राज़ील में, और मसोले ज़ायरे में। याद रखिएगा, अगर याद नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर से याद हो जाएगा। इंडिया, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं, और आपको बताना है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं। तो इंडिया में आप जानती है झूम की खेती कहलाती है, तो ए जाएगा 4 के साथ, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। देन सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, सारा हमने पढ़ा है। जो आपको आसान लगता है पहले उन्हें मैच करिए, है ना। जैसे मुझे तो फिलहाल ये याद आ रहा है ब्राज़ील रोका है, तो C2 के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। बाकी भी बहुत आसान है। सेंट्रल अमेरिका जो है वो मिल्पा के साथ, और जो इंडोनेशिया है उसमें लदांग कहते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ये क्वेश्चन देखिए CAPF में पूछा गया था कि झूम कल्टीवेशन में 50% से ज़्यादा एरिया आता है, तो ये मिज़ोरम है। फैक्चुअल है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अच्छा RO में भी पूछा गया था सेम ही क्वेश्चन, तो ये रिसेंट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इनमें आप देखो झूमिंग साउथ ईस्ट एशिया है, तो गलत हो जाता है ना, ये तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले रीजन में है कहलाता है। इसके बाद लदांग हमने पढ़ा, श्रीलंका तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना, इंडोनेशिया मलेशिया वाले हैं। और मिल्पा मैक्सिको है, हाँ ये सही है, मिल्पा मैक्सिको में कहलाता है। सो आंसर इज ऑप्शन C2 ओनली। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन C2 ओनली। तो ये हो गए, और उम्मीद है आपका रिवीजन भी हो गया, आपको चीज़ें याद रह रही होंगी। फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये देखिए, हाँ, कोनुको कहते हैं वेनेजुएला में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, और रोका कहते हैं ब्राज़ील में, मसोले कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, और लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, और वियतनाम में रे। एक एक्सट्रीमली कोल्ड विंड है जो ड्राई स्नो से ढका हुआ है, और जो विंड है उनमें सब फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और बहुत अच्छा आइस सप्लाई देखने को, आइस क्रिस्टल का सप्लाई देखने को मिल रहा है। देखिए ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। बात करें ब्लिजार्ड की, चिनूक वगैरह आप देखो वार्म विंड है खास तौर से, पर ब्लिजार्ड एक काफ़ी फ्रीजिंग विंड है। और ब्लिजार्ड के बारे में और भी जो क्वेश्चन पूछते हैं CDS में, जैसे पूछा गया था कि अगर आपको ब्लिजार्ड से बचना है, 4% ट्रेवल कर रहे हैं, तो किस स्टेट की बात कर रहे होंगे कि आप ब्लिजार्ड से बचिए। तो ये एक ऐसे रीजन होंगे जिनमें काफ़ी बर्फीली हवाएं चलती होंगी, तो इनके लिए जो माउंटेनियस रीजन है वो रिक्वायरमेंट बन जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन A, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लामा आर टिपिकली रियर्ड इन आर्कटिक रीजन, सब सहारन रीजन, एंडीज माउंटेन और ग्रेट कारू रीजन। तो अगेन ये भी बेसिक NCERTs में आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली इन्होंने बताया अंगोरा ऊल के बारे में, कि अंगोरा गोट से निकलते हैं ये जम्मू कश्मीर में। और ऊल की बात करें तो ऊल इज ऑल्सो obtained फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ वूवन इनटू फाइन सॉल, जिसे पश्मीना सॉल कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नाम है। और फर की अगर बात करें कैमल्स का, तो उनका भी हम यूज़ करते हैं एज अ वूल। और लामा, अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ये भी वूल देते हैं। तो साउथ अमेरिका की ये बात करें, यानी एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में ही एंडीज माउंटेन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पासेस थ्रू। तो साउथ अमेरिका से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है उसकी ट्रिक है ABCP, ठीक है। तो इनमें जो जो कंट्रीज आते हैं उनमें उरुग्वे नहीं आता है। सो आंसर इज ऑप्शन है। मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है। देखिए इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, और पराग्वे है। तो पराग्वे है, उरुग्वे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो पराग्वे है, ब्राज़ील है, चिली है, जो आपको ट्रिक मैंने बताई ABCP के बेस पे, तो उरुग्वे नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन D। अब ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया CDS का CGS के पेपर में, तो इस तरह से रिपीटेशन भी होता है काफ़ी ज़्यादा।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट अभी यहाँ पे हमने बस 2 ही कवर किया है बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला देखिए, द कल्टीवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बूदन हिल्स। तो आप जानते ही हो कि 2008 में इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडियन कॉफ़ी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अरेबिका यमन से आई, और इसी के साथ ही हम देखते हैं इनिशियली इनका जो कल्टीवेशन बाबा बूदन हिल्स में देखने को मिला। तो सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट बेसिक एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बैच में भी कवर किए, बट उन चीज़ों को उन दिखाने का कोई नीड नहीं है यहाँ पे बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द एटमोसफेयर। तो ये आप जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ परमानेंट गैसेज हैं जिनमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद आर्गन का नंबर आता है जो कि 0.9% के आसपास है, यानी 1% के समथिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.036, और सबसे कम हम देख रहे हैं हाइड्रोजन है जो कि 0.00005 है। ठीक है, तो इन्होंने तो लीस्ट पूछा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो आर्गन, हीलियम और नियोन का अच्छा खासा कंपोजिशन है, हाइड्रोजन सबसे कम है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन्होंने पूछा था कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पेपर में 2021 में। तो हाईएस्ट जो है वो नाइट्रोजन है, बट ऑप्शन में नाइट्रोजन तो है नहीं। सेकंड में ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन भी ऑप्शन में नहीं है। थर्ड में ऑर्गन आता है बट ऑर्गन ऑप्शन में है, तो हम आर्गन के साथ जाएंगे। आर्गन 0.93% है। देन ये पूछा गया था यूपीएससी एससीआरए में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, देन आर्गन का नंबर आता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सही आंसर कौन सा है? 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है। सो आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, आर्गन, नियोन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीडीएस में पूछा गया था 2018 में। तो आर्गन, नियोन, हीलियम, देखिए इनमें नीचे वाले ये पूछ रहे हैं, तो आर्गन सबसे पहले आएगा, देन नियोन आएगा, फिर हीलियम आएगा, इसके बाद अच्छा आर्गन, नियन, हीलियम से भी पहले अगर हम देखें तो आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, यानी 1 है, 4 है, इसके बाद नियोन है यानी 2 है, और हीलियम है। इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए मुझे टॉप 3 बहुत अच्छे से याद है। नाइट्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, आर्गन, ये इतना सबको पता होता है। और चौथा वाला मुझे इसलिए पता है बिकॉज कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो एनसीईआरटीज वगैरह में भी आप देखोगे तो बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो 4th में आता है। तो मुझे परसेंटेज के साथ ये टॉप 4 याद है। तो अगर टॉप 4 आपको पता है तो आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो 1 के बाद 4 तो बस एक ही ऑप्शन में है। तो बाकी के 2 अगर आपको नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी नहीं होगी, तो आप उसमें प्रयास ज़रूर करें कि क्या कोई लॉजिक, कोई तरीका अप्लाई हो रहा है। बाकी के दोनों भी अब से ध्यान रखिएगा, नियोन, उसके बाद हीलियम आता है, देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टोजेनन, फिर हाइड्रोजन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिल गई होगी, और ऐसे क्वेश्चंस अब आप इजीली कर लेंगे। ये समग्र बैच की डिटेल्स है, वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और एनसीईआरटीज़ को कवर करते हैं। और इस नंबर से आप ज़्यादा जानकारी लेके बैच में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।